चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 वही कह रहा है कि भैया ये कुछ ट्रांजैक्शन हमारे सामने है और इन ट्रांजैक्शन की आप अकाउंटिंग एंट्रीज अकाउंटिंग इक्वेशन बताइए कि किस तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। चलिए भैया पहला ट्रांजैक्शन, अब देखिए क्या हो रहा है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर लगभग 30-40% जो ट्रांजेक्शन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में रिपीट न करके सीधा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और नए ट्रांजेक्शन को डिटेल्ड में करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, पहला ट्रांजेक्शन वही है भैया कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, मिस्टर कौन है, स्टार्ट किया है और कितना कैपिटल है भैया 70,000 रुपीज़ उसने ये भाई ने कैपिटल लगाई है, 70,000 रुपीज़ कैपिटल। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने क्या करना है, ये हमारी हो गई कैपिटल प्लस ये हो गई हमारी क्या लायबिलिटी और मिलके जो बन जाएगी हमारी एसेट्स। यहाँ पे छोटी मोटी जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज आएगा उनको नाम से ले लेंगे, ये क्वेश्चन का निशान रहेगा और वन बाय वन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है जरा देखिए। पहला ट्रांजेक्शन कहता है स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 17,000 रुपये। भैया 70,000 रुपीज़ हमारे पास पहली जो एसेट्स है 70,000 रुपीज़ कैश के फॉर्म में आ गई है और कैश के फॉर्म में अगर 70,000 की एसेट्स आई है इट मीन्स हमारी जो कैपिटल है वो भी 17,000 रुपये से इंक्रीज हो गई है। हमारी इक्वेशन जो है वो दोनों तरह से बिल्कुल परफेक्टली मैच है, बैलेंस्ड है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज वर्थ रुपीज 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का आपने उधार में माल खरीदा, उधार में माल खरीदा तो हमारे पास बिजनेस में स्टॉक आया है, तो ये कितना हो गया 17,500 रुपये का स्टॉक हमारे पास बिजनेस में एसेट्स के फॉर्म में आया है। भैया बिजनेस में एसेट्स के फॉर्म में आया है, परंतु चूंकि आपने ये क्रेडिट मतलब उधार माल खरीदा है तो आपके बिजनेस के जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में पहली लायबिलिटी यहाँ आ गई क्रेडिटर के फॉर्म में। तो क्रेडिटर के फॉर्म में जो आदमी है जिसने हमें माल सप्लाई किया है वो 18,000 रुपये हमसे मांगने लग जाएगा। तो हमारी लायबिलिटी साइड जो है वो एसेट साइड के बिल्कुल बराबर है। यही तो बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, पेमेंट मोड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500 रुपये। भैया ध्यान रखिए, ये जो क्रेडिटर था ना अभी हमारे सामने, इस क्रेडिटर को, ये जो क्रेडिटर है ये हमसे 18,000 रुपये मांगता था। ठीक है, ये 18,000 के बदले में फुल सेटलमेंट के रूप में हमने केवल 17,500 रुपये का भुगतान किया। 17,500 का भुगतान किया तो इसका सिंपल सा पहला मीनिंग ये हुआ कि ये देखिए जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहा है कि इस क्रेडिटर को 18,000 का भुगतान कर दिया, यानी कि हमारे यहाँ से अब क्रेडिटर नहीं मांगेगा क्योंकि हमारा जो कैश बैलेंस था वो 17,500 रुपये ही भुगतान किया है हमने। बात समझना भैया, हमारी जो लायबिलिटी है वो 18,000 रुपये से कम हो रही है क्योंकि 18,000 का जो सेटलमेंट है हमने कितने से किया है 17,500 रुपये से किया और उस पर्सन ने हमें डिस्काउंट अलाउड कर दिया। हमने बोला भैया हम और पेमेंट नहीं देंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप इसे डिस्काउंट ट्रीट कर लीजिए। अब ये जो 500 रुपीज़ है ये 500 रुपीज़ कहाँ जाएगा, मैंने आपसे कहा देखिए सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो कैपिटल है वो कैपिटल का मीनिंग क्या है, बिजनेस ओनर ने जो कैपिटल लगाई है वो प्लस रेवेन्यू माइनस बिजनेस के एक्सपेंसेस, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना ये हमारी कैपिटल यहाँ होता है। यहाँ कैपिटल लिखा है पर इसका सिंपल सा मीनिंग है कैपिटल प्लस बिजनेस के रेवेन्यू माइनस बिजनेस के एक्सपेंसेस, ये तीनों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंक्लूड है। तो जब हमें ये 500 रुपये का ये डिस्काउंट अलाउड हुआ तो हमारे बिजनेस के लिए होगी इनकम, मतलब हमारी कैपिटल में 500 रुपये ऐड हो जाएंगे, प्लस 500 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा 17,500 17,500 रुपीज़ डिडक्ट हुआ, पर सामने हमें लायबिलिटी खत्म हुई और 500 रुपये का जो गेन था
ये हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो नेट इफेक्ट देखिए, नेट इफेक्ट 17,500 इधर है और 17,500 लाइबिलिटी साइड में, दोनों साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो हमें करना यही है कि हमारी जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी के बराबर ही रहनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस करना इसी को कहते हैं, यही तो हमें सीखना है। अगला जो ट्रांजैक्शन है, फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन, वो क्या कहता है जरा देख लेते हैं। अगला जो ट्रांजैक्शन है फोर्थ नंबर, वो कहता है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹20,000, 20,000 रुपये में आपने एक मशीनरी खरीदी है। ठीक है भैया, एक मशीनरी नाम की एसेट्स हमारे पास आ गई और वर्थ कितनी थी, 20,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 की मशीनरी आ गई, पर इसके कारण ये जो मशीनरी है हमने नकद में खरीदी है, तो यहाँ से हमारा 20,000 रुपये माइनस हो जाएगा नकद का बैलेंस। तो नेट टू नेट इफेक्ट देखिए क्या हुआ कि यहीं पे एसेट साइड ही प्लस हुई और एसेट साइड ही माइनस हो गई, यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एक साइड से ही नलिफाई हो गई, उसने लाइबिलिटी साइड को इफेक्ट किया नहीं। और जब मैं लाइबिलिटी बोलूँ तो लाइबिलिटी इंक्लूड कैपिटल, हमारे बिजनेस के लिए हमने कहा लाइबिलिटी जो होती है इसका पार्ट ही होती है कैपिटल का, सॉरी कैपिटल जो है लाइबिलिटी ही मानी जाती है। ये इनसाइड लाइबिलिटी है और ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। चलिए बात करते हैं डेप्रीशिएशन ऑन मशीन पे 2,000 रुपये का डेप्रीशिएशन लगाया। डेप्रीशिएशन की एंट्री हम बहुत अच्छे से जनरल में कर चुके हैं, जहां हम डेप्रीशिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और जो मशीनरी की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। तो 2,000 रुपये से हमारी मशीनरी की वैल्यू डाउन हो गई, हमारी एसेट्स की वैल्यू जो है वो डाउन हो रही है। ठीक है, और ये जो 2,000 रुपये है ये कहाँ जाएंगे भैया, मैंने कहा अभी आपसे कहा कि हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल का मीनिंग होता है कैपिटल प्लस बिजनेस के रेवेन्यू माइनस बिजनेस के एक्सपेंसेस। तो ये 2,000 रुपये मेरे बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, तो हमारी अल्टीमेटली जो इसका इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जाएगा हमारे बिजनेस ओनर की कैपिटल से, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2,000 रुपये माइनस यहाँ हुए, 2,000 रुपये माइनस यहाँ हुए। नेट अब देख लीजिए हमारे पास बिजनेस के अंदर एंड ऑफ द डे कैश बैलेंस कितना रहा है, आप जोड़ कर लीजिए। हमारे पास स्टॉक कितने का रहा है, हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या हुई, 1, 2 और ये 3 तरह की हमारी एसेट्स हो गई। सामने यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारा नेट बैलेंस बचा कि भैया अभी हमारे पास कैपिटल का नेट बैलेंस कितना है और हमारे बिजनेस के क्रेडिटर कितने हैं, इनकी इक्वल जोड़ कर लीजिए, हमेशा बराबर रहेगी। और जब हमें अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने की बात करता है तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में ये सारी एसेट्स की जोड़ कर दीजिए और यहाँ पर हमें जितने भी लायबिलिटीज़ और कैपिटल है वो लिखनी है, इनकी जोड़ हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हम रिकॉग्नाइज ही इस तरह से करते हैं कि ये कभी मिसमैच हो ही नहीं सकता है। ये मिसमैच हो रहा है, फर्क आ रहा है दोनों के अंदर, इसका मतलब आपने ट्रांजैक्शन को सही वे से रिकॉर्ड नहीं किया है। ये इक्वेशन हमेशा मैच होगी, ये सार्वभौमिक सत्य है। अगर नहीं हो रही है तो इक्वेशन गलत नहीं है, आपने कुछ गलती की है, उसको करेक्ट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और 7 फिर वही ये ट्रांजैक्शंस हमें दे रखे हैं और इन ट्रांजैक्शन की भैया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी आप हमें बताइए। चलिए बता देते हैं, इन भैया को मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं कि भैया हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होगी। तो वही फॉर्मेट है हमारा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है भैया हमारी कैपिटल प्लस हमारी लाइबिलिटी इज इक्वल टू मेरी एसेट्स। एसेट्स 1 बाई 1 नाम लिखता जाऊंगा, जो जो एसेट्स ट्रांजैक्शन के साथ साथ मेरे बिजनेस में। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, वही 50,000 रुपये लगाकर व्यापारी ने बिजनेस प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया भैया। चलिए कैपिटल आ गई, पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास 50,000 रुपये की और उसके बदले में मेरे बिजनेस में कैश नाम की एक एसेट्स आ गई। तो मैं इसे लिख देता हूँ 50,000 रुपीज़ मेरे बिजनेस में आ गई एसेट्स। ये मैंने पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। सैलरी पे 2,000 रुपीज़, भैया 2,000 रुपये से सैलरी का भुगतान किया है।
सैलरी का भुगतान किया है, यानी कि आपके यहाँ से 2000 रुपये डिडक्ट हो गए, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं और कोई तरीका होता नहीं है। या तो सैलरी का भुगतान बैंक से होता है या कैश से होता है, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम मानेंगे कि भैया कैश से ही होगी। और अभी अभी आपको मैंने आपसे कहा कि भैया हमारे यहाँ पे जब कैपिटल शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग है बिजनेस ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया प्लस ड्यूरिंग द ईयर जितने भी उसने रेवेन्यू जनरेट किए वो भी कैपिटल में का पार्ट है, और उन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो जो बिजनेस ओनर ने खर्चे किए वो भी हमारा बिजनेस का ही पार्ट है, तो उसे हम डिडक्ट करते हैं। तो ये जो सैलरी का भुगतान किया है ये हमारे लिए बिजनेस में क्या हो गया भैया, ये हमारे बिजनेस में बिजनेस का खर्चा हो गया, तो ये खर्चा जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा। सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बन रही, 2000 रुपये से हमारी एसेट्स माइनस हो रही है, वहीं 2000 रुपये से हमारी कैपिटल भी माइनस हो रही है। चलिए अगली बात करेंगे, वेजेज आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। भैया देखिए ये वेजेज जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब आदमी ने काम कर दिया पर अभी तक आपने उसका भुगतान नहीं किया। तो जब कोई आदमी काम कर लेता है और आप उसका भुगतान नहीं करते हो तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज। हमें भुगतान करना पड़ेगा भैया फ्यूचर की डेट में, तो जब तक ये भुगतान नहीं करते हैं ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। तो ये लायबिलिटी हमारी बिजनेस की इंक्रीज हो गई कितने से, 200 रुपीज से। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम से हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई, पहली बात तो ये हो गई। अब आपको याद हो जब हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी सारे की सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज की थी, तो हमने इस ट्रांजेक्शन को अगर रिकॉर्ड करना है तो एंट्री याद करते हैं, हम खर्चे को बुक करते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही होती है ना भैया। आप एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए 4 से 5 घंटे के अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी जर्नल चैप्टर में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो हमारा ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट फिर से एक बार समझा देते हैं कि हमने वेजेज यानी कि खर्चे को बुक किया है, और सामने चूंकि अगर भुगतान करते तो हम कैश में नकद में उसका भुगतान कर देते, परंतु यहाँ पे हमने नकद में भुगतान नहीं किया है, इसके बाद बुक्स में लाना इसको ज़रूरी था, तो क्योंकि उसके बिना हमारे बिजनेस के सही खर्चे हमें पता नहीं चलते। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही तो यही बताया ना हमने कि वो खर्चे जो हमने भुगतान नहीं किए हैं परंतु हमारे P&L में सही पोजीशन पता करने के लिए, हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता करने के लिए हमें बुक्स में लेके आने पड़ते हैं। तो हमने खर्चा बुक किया, चूंकि खर्चे का भुगतान नहीं किया था तो लायबिलिटी के फॉर्म में खड़ा कर देंगे, तब तक खड़ा कर रखेंगे जब तक कि हम उसको भुगतान नहीं करेंगे। तो 200 रुपीज़ से मेरी लायबिलिटी खड़ी हो गई, और वेजेस मैं बुक कर रहा हूँ वो मेरे बिजनेस का क्या भैया खर्चा है, और खर्चा हमेशा कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो ये 200 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कैपिटल का मीनिंग बताया, कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो ये वो एडजस्टमेंट एंट्री ये वो ट्रांजेक्शन हो गया जहां अकाउंटिंग इक्वेशन लायबिलिटी से ही प्लस माइनस होकर जीरो हो रहा है, डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड को जरा भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगला ट्रांजेक्शन जो है 4th नंबर क्या बोलता है देखिए जरा। अगला ट्रांजेक्शन करता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। चलिए भैया ब्याज आपको लगा है पर आपने भुगतान नहीं किया है। एक बार जनरल एंट्री समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जनरल एंट्री अगर रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। नॉट पेड यानी इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा हो गया, हमने एंट्री सीखी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 100 रुपीज़ डेबिट 100 रुपीज़ क्रेडिट। ये हमने ट्रांजेक्शन समझा, यानी कि यहाँ पे भी 100 रुपीज़ से हमारी एक लायबिलिटी, हमारा एक खर्चा था, हमने भुगतान नहीं किया, तो जब तक भुगतान नहीं करेंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम से ये पैसा 100 रुपीज़ खड़ा रहेगा। ठीक वही ट्रांजैक्शन हो गया जो वेजेस का था, वहाँ वेजेस शब्द था, ये इंटरेस्ट था, दोनों ही खर्चे एक्ड हो गए परंतु हमने भुगतान नहीं किया, हमारी लायबिलिटी हो गई। चूंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो खर्चा मतलब सीधा डिडक्ट हो जाएगा हमारी बिजनेस की कैपिटल से, 100 रुपीज़
बिजनेस की कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर से वही ट्रांजैक्शन है जो अपने आप से लायबिलिटी साइड को ही डेबिट और क्रेडिट करके नलीफाई कर देगा, एसेट साइड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। आगे बात करेंगे 5वां नंबर ट्रांजैक्शन, और रेंट पेड इन एडवांस। भैया 150 रुपये आपने रेंट जो है वो एडवांस पेमेंट कर दिया, आपने एडवांस में भुगतान कर दिया। चलिए, आपने एडवांस में भुगतान कर दिया है, यानी कि आपके यहाँ से कैश कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं कैश ट्रीट करूंगा। 150 रुपये आपके यहाँ से जा चुके हैं, 150 रुपये आपके यहाँ से जा चुके हैं, क्या? क्योंकि आपने भुगतान कर दिया। पर ये किस चीज़ के थे? ये थे रेंट के। पर क्या बताइए, ये रेंट ड्यू हो चुकी है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये रेंट ड्यू हो चुकी है? तो मैं खर्चा डाल देता उसको, परंतु ये तो ड्यू नहीं हुई है, ये एडवांस हुई है। तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। और ये फिलहाल हमारे बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, हमने किसी को एडवांस भुगतान किया है। तो जब तक वो एडवांस का पीरियड एडजस्ट नहीं हो जाता है, हमारे लिए एसेट से हम उस आदमी से मांगते रहेंगे। मान लीजिए अभी मार्च चल रहा है और अप्रैल महीने का हमने मार्च में ही भुगतान कर दिया, तो जब तक अप्रैल महीना पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये पैसा एडवांस रहेगा। इसको डिटेल में ऑलरेडी जर्नल चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है वो सीधे जाए जर्नल के अंदर, एडजस्टमेंट एंट्री को अच्छे से समझे। चलिए, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट बिजनेस के लिए क्या हो गई भैया? एक एसेट्स के फॉर्म में हो गई, ठीक है ना। प्रीपेड रेंट, ये हमारी एसेट्स हो गई, 150 रुपये से इंक्रीज हो गई है। और इस ट्रांजेक्शन की वजह से 150 रुपीज़ हमारा कैश जो है वो माइनस हो चुका है, क्योंकि हमने भुगतान किया। तो ये वो अकाउंटिंग क्वेश्चन थी जिसने एसेट साइड को ही डेबिट किया, एसेट साइड को ही माइनस किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका जो इफेक्ट है वो लायबिलिटी साइड में आया ही नहीं। कोई बात नहीं, हमें इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, हमने सारे ट्रांजेक्शन देख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आप कैपिटल की टोटल कर लीजिए, कितना आता है, नेट बैलेंस कितना बचेगा। लायबिलिटी हमारे पास दो तरह की रहेगी, एक तो ये और एक ये, इन दोनों की, तीनों की टोटल कर दीजिए। और ये दो हमारे पास एसेट्स है, इनकी टोटल कर लीजिए। ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए और इक्वल होगी ही, यही सार्वभौमिक सत्य है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर नहीं हो रही है तो मैं फिर से वही बात करूंगा, हमने कैलकुलेशन में गलत किए, ये गलत नहीं हो सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भैया इन ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड कीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। चलिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा। तो पहला ट्रांजेक्शन, अगेन वही रिपीटेशन ही लग रहा है, मुझे कोई नया ट्रांजेक्शन इस पर दिखा नहीं, फिर भी चूंकि सारे क्वेश्चन कराने की मैंने कमिटमेंट कर रखी है, तो आप सारे क्वेश्चन भैया अच्छे से नोट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा 15 एक क्वेश्चन को करने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो हमें किसी भी तरह का आलस नहीं करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वहीं से ही हमें हमारी अकाउंटिंग में परफेक्टनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ मैं एसेट्स का नाम लिख दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, हरीश नाम का आदमी है, उसने 18,000 रुपये से भैया पहला ट्रांजेक्शन 18,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 18,000 रुपये से बिजनेस की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई, और साथ ही साथ हमारे जो कैश नाम की एसेट्स है वो 18,000 रुपये बिजनेस में आ गई, यानी कि इंक्रीज हो गई। ट्रांजेक्शन ने क्या किया, ट्रांजेक्शन ने एसेट्स और लायबिलिटी को इक्वली इफेक्ट किया। 18,000 रुपये से एसेट्स इंक्रीज हुई, 18,000 रुपये से ही हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। बढ़ता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट 7,000। भैया 5,000 रुपये से नकद माल खरीदा है और 2,000 रुपये का क्या किया आपने, 5,000 रुपये नकद में माल खरीदा है और 2,000 रुपये का उधार खरीदा है। तो कुल मिला के हमारे पास जो एसेट्स है, स्टॉक बढ़ गया है। हमारे पास हमारे बिजनेस में कुछ स्टॉक आया है, हमने माल जब परचेज करते हैं हमारे पास एसेट्स आई है। कितनी आई है, 5,000 की भी आई है और 2,000 की भी आई है, टोटल 7,000 की आ गई भी है। आप टोटल करके लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,000 नकद से लाए और 2,000 रुपये उधार। तो जो नकद से लाए हैं वो हमें नकद में भुगतान करने पड़ेंगे।
तो एक साइड में हमारे पास 5,000 रुपये का स्टॉक प्लस होगा, परंतु इसके बदले में हमें 5,000 रुपये नकद का भुगतान करना पड़ रहा है। तो 2,000 की जो बात करेंगे, ये जो 2,000 रुपये हमने उधार खरीदा है, यानी कि ये कुछ क्रेडिटर्स होंगे बिजनेस के जो इस माल के पेटे हमसे पैसा मांगेंगे, तो हमारी लायबिलिटी जो है बिजनेस की वो इंक्रीज हो गई कितने से, 2,000 रुपये से। अब जरा ट्रांजेक्शन को अच्छे से देखिए। ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि एसेट साइड जो है वो 7,000 से इंक्रीज हुई और 5,000 से माइनस हो गई। नेट इफेक्ट क्या हुआ, 2,000 प्लस हुआ। नेट इफेक्ट 2,000 प्लस हुआ और 2,000 से ही हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि हमें इन लोगों को बाद में भुगतान करना पड़ेगा। अगला ट्रांजेक्शन जो है थर्ड नंबर, वो क्या कहता है, देखिए गुड्स सोल्ड ₹4,000 कॉस्टिंग 2,400। भैया 4,000 रुपये का माल हमने बेचा है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, चलिए नकद की इंफॉर्मेशन दे रखी है भैया। 4,000 में माल बेचा है, 4,000 में माल बेचा है, तो 4,000 रुपये हमारे पास डेफिनेटली कैश आए होंगे। तो 4,000 रुपये का माल बेचा है नकद में, तो 4,000 रुपये तो कैश आया है, ये तो पहली बात हो गई, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। परंतु ये कह रहा है कि ये जो माल है ना, ये माल 2,400 रुपये का ही था, तो हमारे यहाँ से जो स्टॉक है वो 2,400 से ही माइनस होगा। 2,400 का माल 4,000 रुपये में बेचा, 4,000 रुपये हमारे पास कैश आ गए, 4,000 हमारे पास कैश आ गए, तो यहाँ से हमारा जो स्टॉक गया वो सिर्फ 2,400 रुपीज़ का ही गया, क्योंकि बाकी हमने प्रॉफिट कमाया। तो हमने कहा कि हमारी जो कैपिटल है उसका बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग क्या है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इस ट्रांजेक्शन में हमने 1,600 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट किया है, और ये जो रेवेन्यू जनरेट है ये हमारा सीधा सीधा बिजनेस ऑनर की कैपिटल में प्लस हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात करेंगे रेंट पेड 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। चलिए भैया 2,000 रुपये तो रेंट हमने भुगतान कर दिया और 200 रुपये अभी भी बाकी है। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमने रेंट का भुगतान कर दिया। 1,000 रुपये हमने रेंट का जब भुगतान किया, अगर इसकी 1,000 की बात करूंगा, अगर रेंट 1,000 का जब हमने बिजनेस ऑनर भुगतान किया है, तो सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि हमारे यहाँ से 1,000 कैश जो है वो माइनस हो चुका है। समझिएगा भैया अच्छे से, पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर दोनों को अलग अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। तो सबसे पहले 1,000 रुपीज़ से जो हमने रेंट पेड किया है हमारा कैश माइनस हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा, और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो हमारी कैपिटल भी तो माइनस हो गई। चलिए तो 1,000 से हमारी कैपिटल भी माइनस हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं 200 रुपीज़ हमारा खर्चा था जिसका हमने भुगतान नहीं किया है। तो भुगतान नहीं किया, इसका मतलब ये हो गया, ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गई, हमें बुक्स में लानी है ताकि हमारी सही लायबिलिटी पता चली जाए। तो 200 रुपीज़ से हमारे बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, 200 रुपीज़ से हमारे बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और ये जो 200 रुपीज़ था अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस था, तो एक्सपेंसेस था इसलिए हमारी कैपिटल में से माइनस हो गया। तो हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जब करना है, हमारा रिकॉर्ड करने का देखिए रूल क्या था। सबसे पहली जो बात हुई, जब हमने रेंट का भुगतान किया, हमने एंट्री की थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने इसको बुक्स में लाने के लिए किया था। तो रेंट हमारे बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, कैपिटल में से माइनस हो गया, 1,000 रुपीज़ कैश में से माइनस हो गया, परंतु 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ जो है ये हमारी आउटस्टैंडिंग, ये हमने भुगतान नहीं किया है। ये रेंट को रिकॉग्नाइज तो करना है बुक्स के अंदर, बुक्स में लेके आना बिजनेस को खर्चे के फॉर्म में, परंतु ये रेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाकी है, रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। नेट इफेक्ट क्या हुआ देखिए, नेट इफेक्ट जो हमारी एसेट साइड है वो 1,000 से माइनस हो गई, 1,000 से माइनस हो गई, और जो लायबिलिटी है वो भी देखिए 1,000 से माइनस हो चुकी है, क्योंकि ये 200 जीरो हो जाएंगे, और नेट इफेक्ट 1,000 रुपीज़ कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको कैपिटल की टोटल कर लेनी है। लायबिलिटी में दो लायबिलिटी हो गई हमारे सामने, क्रेडिटर्स हो गए और आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। एसेट्स में केस का नेट बैलेंस निकाल दीजिए,
और ये देख लीजिए कि टोटल हमारे पास कितना स्टॉक हमारे पास आज की डेट में बचा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8। मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। बताइए भैया ये ट्रांजेक्शन है, रॉयल एंड ट्रेडिंग करके कोई कंपनी है, उसके इन ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है। अब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस लग नहीं रहा है, रिपीटेशन पे रिपीटेशन हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन को करना हमारा लाइबिलिटी है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसके लिए हम इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ मेरे इक्वल का निशान आ गया, यहाँ पे मेरे बिजनेस की कैपिटल आ गई, ये मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी आ गई, और यहाँ मेरी बिजनेस की एसेट्स हो गई। पहला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, जरा जल्दी से रीड आउट कीजिए। बिजनेस स्टार्ट किया भैया 1,20,000 रुपये से, 1,20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमारे बिजनेस के अंदर केस नाम की जो चिड़िया है वो 1,20,000 रुपये से इंक्रीज हो गई। साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो हमने ये पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, ये पहला काम हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, 10,000 रुपये में नकद माल खरीदा, 10,000 रुपये में नकद माल खरीदा। तो हमारे यहाँ से माल तो आया है, परंतु माल आया 10,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास आया है, परंतु 10,000 रुपये से हमारा कैश माइनस हो गया क्योंकि हमने माल के बदले में नकद का भुगतान कर लिया। तो ये ट्रांजेक्शन था जिसने एसेट्स को ही इक्वली इफेक्ट किया, एसेट्स को प्लस किया और एसेट्स को माइनस कर लिया, यानी कि लायबिलिटी साइड को इसने इफेक्ट नहीं किया, नलिफाई हो गया इसका इफेक्ट। चलिए अगला ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करना है हमें वो करना है रेंट रिसीव 5,000 रुपीज़। भैया रेंट रिसीव किया आपने, रेंट रिसीव की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो केस के फॉर्म में की होगी, ये मैं एज्यूम कर लूँ। और चूंकि हमने रेंट रिसीव की है तो मैंने आपसे कहा कि हमारी कैपिटल का मीनिंग क्या है, हमारे बिजनेस ओनर की कैपिटल प्लस हमारे रेवेन्यू माइनस हमारे एक्सपेंसेस। तो ये हमारे बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट हो गया, कितने रुपए से हो गया भैया? ये रेवेन्यू हो गया हमारा बिजनेस का 5,000 रुपीज़। तो मैं इसे बिजनेस ओनर की कैपिटल में प्लस कर दूंगा, क्योंकि रेवेन्यू में जो भी मेरा इंक्रीज हुआ वो सीधा कहाँ जाना है, कैपिटल में जाना है। तो ये मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दी। चलिए तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, 5,000 रुपये से हमारी एसेट्स यानी केस बढ़ा और साथ में 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ से हमारे बिजनेस ओनर की कैपिटल बढ़ गई। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कहता है, जरा देखिए, थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन। और थर्ड हो चुका है, फोर्थ नंबर पे आइए। मैंने कहाँ लिखा, लिखने में आई थिंक ओके सॉरी, ये थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन था जो मुझे यहाँ लिखना था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्या कहता है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज़। भैया 2,000 रुपये की सैलरी बाकी है, सैलरी बाकी है। हमने आपको इसका क्या बताया था, आपको एंट्री, जनरल एंट्री हम जब इसको रिकॉर्ड करते थे तो चूंकि सैलरी जो है बिजनेस का खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम लोग, और चूंकि नकद में भुगतान नहीं किया है तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से बिजनेस में खड़ी हो जाएगी। सैलरी बिजनेस के लिए क्या हो गया भैया, बिजनेस के लिए सैलरी क्या हो गया, बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया। यानी कि यहाँ पे ये 2,000 रुपये ना, ओके 2,000 रुपये, 2,000 रुपये से सैलरी माइनस हो जाएगी, यानी कि कैपिटल माइनस हो जाएगी। और चूंकि हमने ये भुगतान नहीं किया है तो हमारे बिजनेस के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, 2,000 रुपीज़ से ये प्लस हो जाएगी। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, लायबिलिटी साइड को ही प्लस किया, लायबिलिटी साइड को ही माइनस किया, नेट इफेक्ट क्या हुआ, एसेट साइड में आया नहीं, कोई बात नहीं, हमें इसी को डेबिट, इसको क्रेडिट कर देना है और इसको डेबिट कर देना है। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से मैनेज हो गई, बैलेंस हो गई। अब मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000, इसकी कॉस्टिंग तो थी ना वो मात्र 5,000 रुपये थी, कोई बात नहीं, देखते हैं लेट्स से।
अगला ट्रांजेक्शन है भैया 7,000 का माल बेचा नकद के अंदर। चलिए तो 7,000 रुपये से हमारे पास कैश आ गया है और ये जो 7,000 का माल था इसकी हमारी कॉस्टिंग थी 5,000 रुपये मात्र। मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ से 7,000 का जो स्टॉक है 7,000 का जो स्टॉक है वो प्लस हुआ, सॉरी कैश जो था वो प्लस हुआ 7,000 रुपये से, परंतु स्टॉक जो गया है वो 5,000 रुपये ही गया है क्योंकि 5,000 का माल ही तो 7,000 में बेचा है। तो जब 5 का माल 7 में बेचा तो हमने रेवेन्यू जनरेट किया 200 रुपीज़ से, सॉरी 2,000 रुपीज़ से। तो ये 2,000 रुपीज़ से हमारे बिजनेस की क्या हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो हमने ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, भैया 500 रुपीज़ का माल जो है वो आपका खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर। डिस्ट्रॉयड बाय फायर यानी कि 500 रुपीज़ का स्टॉक जो था वो माइनस हो गया, खराब हो गया, स्टॉक हमारा चला गया, परंतु ये बिका नहीं, खराब हुआ। बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस का काम करेगा और बिजनेस के एक्सपेंसेस लॉसेस सीधे सीधे कैपिटल से माइनस कर दिए जाते हैं। इस तरह से हमने इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। अब आपको क्या करना है, आपको ये क्या करना है कि भैया कैपिटल की जो टोटल है वो कीजिए, लायबिलिटी की टोटल कीजिए। जो जो लायबिलिटीज इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे बिजनेस में आई है उनकी भी टोटल कर लीजिए। एसेट्स कौन कौन सी बची है नेट बैलेंस के बाद इनको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। दोनों हमेशा इक्वल रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दोनों रिकॉर्ड आपस में इक्वल ना हो, क्योंकि हम हमेशा बैलेंस करते, अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करते हुए ही हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इन 9 क्वेश्चन से लगा के अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लगा के आई थिंक 24 नंबर क्वेश्चन है, इनको रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। उससे पहले तो अभी हमने ये देखा कि भी क्वेश्चन नंबर 9 तक अब हमारे सामने एक भी अब ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा है जिसको कि हमने पहले किया ना हो। मतलब सारे के सारे ट्रांजेक्शन लगभग प्रीवियस क्वेश्चंस के रिपीटेशन ही है। और चूंकि इन ट्रांजेक्शन के अंदर लगभग 700 प्लस ट्रांजेक्शन्स हम ऑलरेडी पहले जर्नल और लेजर के अंदर चैप्टर में मिला के 700 से ऊपर ट्रांजेक्शन को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ से रास्ता बहुत स्मूथ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, परंतु थोड़े से ब्रेक के बाद में मैं अगला जो हमारा चैप्टर है स्पेशल पर्पस बुक वो क्यों बनाई जाती है, उसका लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है और हमारे जो अकाउंटिंग का सफ़र है उसमें अब तक हम कहाँ पहुँच गए हैं, उसको एक बार समराइज करके हम अगले चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है लगभग 10 से 12 दिन बाद में रिमेनिंग वीडियोज़ भी इनके अपलोड कर दिए जाएंगे।